टू ऑल इंडियन सा टेस्ट सीरीज। दिस इज टेस्ट नंबर 10। इकोनॉमिक्स का टेस्ट है चल रहा है हमारा। 10 क्वेश्चन ऑलरेडी हो गए थे। 11th क्वेश्चन पे आते हैं। कंसिडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। SIFI के बारे में बात चल रही है। द आइडिया ऑफ द SIFI हैज़ इमर्ज फ्रॉम द पीटरसबर्ग समिति ऑफ वर्ल्ड बैंक। बताओ इसका आंसर सही है गलत है? ये बच्चों गलत है। ये जो पीटरसबर्ग समिति में तो हुआ था, ये इमर्ज तो हुआ था पर लेकिन वो G20 की समिति थी, ना कि वर्ल्ड बैंक की थी। इसकी वजह से आंसर गलत हुआ फर्स्ट। Second, systematically important finance institutions are perceived as institutions that are too big to fail। इसे TBTF का कंसेप्ट ही हमारा SIF से आया है, तो ये पता होना चाहिए आपको। तो आंसर क्या हुआ? ओनली 2। 11 का आंसर बच्चों बी है। 12 पे आते हैं। वैन रिवर्स बैंक ऑफ द इंडिया इंक्रीज द रेपो रेट बाय द 50%, 50 बेस प्राइस, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैपन। पहली बात तो बताओ ये रेपो रेट होती क्या है? देखो रेपो रेट क्या होती है? जब RBI बैंक को शॉर्ट टर्म पैसे देता है तो उनकी सिक्योरिटी रख लेता है अपने पास, है ना। सिक्योरिटी ऑफ द जो गवर्नमेंट बैंक होती है सिक्योरिटी लेते हैं, उसे कहते हैं रिवर्स बैंक, इसे कहते हैं रेपो रेट। ठीक है जी। अगर RBI उन्हें खरीद लेगा मार्केट से तो उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। तो कहने का मतलब क्या है? जब RBI लैंड करता है, RBI लैंड ऑन शॉर्ट बेस टू द बैंक ऑन सिक्योरिटी ऑफ द गवर्नमेंट बॉन्ड्स, दैट्स कॉल्ड रेपो रेट। अब ये कह रहा है कि रेपो रेट 50% बढ़ा दी गई है। अगर 50% रेपो रेट बढ़ जाएगी तो होगा क्या कि शेड्यूल बैंक के पास, हमारे पास पैसा कम आएगा। जब पैसा कम होगा तो लैंडिंग जो करेंगे, पैसों को जो देंगे वो आगे, उसके ऊपर टैक्स नहीं बढ़ा देंगे, वो लैंडिंग रेट नहीं बढ़ा देंगे। तो उसका आंसर कितना हो? डी होगा। शेड्यूल कमर्शियल बैंक में इंक्रीज देयर लैंडिंग रेट। भाई अगर उन्हें पैसा ज़्यादा महंगा मिलेगा तो वो आगे पैसा महंगा वो भी दे देंगे, ख़त्म। इस इकोनॉमिक्स को आप सिंपल लैंग्वेज में समझो, ज़्यादा हीरो वीरो बनने की जरूरत नहीं है फालतू की चीज़ें में। सीधा सिंपल समझोगे तो बहुत समझ में आ जाएगी आपको। 13 क्वेश्चन चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग द मेजर आर द अडोप्टेड टू द प्रमोट द फिजिकल कॉन्सोलिडेशन। अब इकोनॉमिक वर्ड को समझो पहले। फिजिकल कॉन्सोलिडेशन क्या है? देखो फिजिकल कॉन्सोलिडेशन का मतलब हमारे पास क्या है कि गवर्नमेंट के पास ना फिजिकल डेफिसिट है, उन पे डेबिट है, कर्ज है, तो वो चाहते हैं किसी तरह कम हो जाए वो। तो वो एक ऐसी पॉलिसी बनाते हैं जिसके अंदर गवर्नमेंट टू रिड्यूस देयर डेफिसिट एंड एक्यूमुलेशन ऑफ द डेबिट स्टॉक। सिंपल सी बात है। अब बताओ चलो उसका आंसर। इंक्रीज सब्सिडीज़। अब वो अगर उन्हें कर्ज कम करना, सब्सिडीज़ को बढ़ाएंगे क्या? वो कम करेंगे। तो आंसर फर्स्ट तो गलत हो गया। इंक्रीज टैक्स बेस। जब टैक्स बेस बढ़ेगा ऑटोमेटिकली टैक्स ज़्यादा जाएगा एक के पास, सरकार गवर्नमेंट के पास, और उनका फिजिकल डेफिसिट कम हो जाएगा। तो सेकंड सही है। सपोर्टिंग एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़, ये सही है कि वो ऐसी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करेंगे जिसका एक्सपोर्ट ज़्यादा हो। एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तो बाहर की इनकम ज़्यादा आएगी और फिजिकल डेफिसिट कम होगा। तो सिंपल अंडरस्टैंडिंग से आप समझ सकते हो उसका आंसर 2 और 3 है। तो उसका आंसर होगा ए। 14 पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर आर एग्जाम्पल ऑफ द एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी। एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी वर्ड आप समझ लो, ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी में क्या होता है? गवर्नमेंट क्या चाहेगी? भाई एक्सपेंड करो, खूब खर्चा करो, और हम खर्चा करेंगे टैक्स कम कर देंगे, लो जी तुम्हारा। तो इसे कहते हैं एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी। अच्छा, एक होता है कॉन्ट्रैक्शन में क्या, जब हमारे जो गवर्नमेंट हमारा जो खर्चा जो है बहुत कम करती है, एक्सपेंडिचर ना के बराबर होता है। ठीक है। तो अब आप देख लो, अगर वो एक्सपेंड करना चाहेगी तो इंक्रीज सब्सिडीज थोड़ी ना करेगी, इंक्रीज सब्सिडीज करेगी, सही बात है। दूसरा है टैक्स रिबेट देगी कंपनीज को कि टैक्स कम कर दिया जी जाओ। थर्ड है प्रोवाइडिंग लोन एट हायर इंटरेस्ट रेट या लो इंटरेस्ट रेट। लो इंटरेस्ट रेट होना चाहिए। तो उसका आंसर फर्स्ट एंड सेकंड हुआ, थर्ड तो गलत हो गया। थर्ड अगर सही होगा ना तो ये होगा प्रोवाइडिंग लोन्स एट लो इंटरेस्ट रेट, ताकि एक्सपेंडरी पॉलिसी फिजिकल पॉलिसी एक्सपेंड हो चुके, एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो चुके, लोगों के पास ज़्यादा पैसा आए। लोगों को पैसा आता है तो कुछ करते हैं। जैसे इस टाइम चल रहा है 20 लाख करोड़ रुपए MSME को दे रहे हैं। ये क्यों दे रहे हैं? इसे कहेंगे हम एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी। क्यों दे रहे हैं? ताकि लोगों को पैसा आए, खर्चा करे और इकोनॉमी को बल्ला मूव करे। 15 पे तो 14 का आंसर कितना हुआ बच्चों बता दो जरा। 1 और 2 हुआ, आंसर है इसका बी। 15 पे चलते हैं। विद द रेफरेंस ऑफ द ट्रांसफर पेमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ट्रांसफर पेमेंट आर रिसिप्ट। ट्रांसफर पेमेंट रिसिप्ट हैं डाटा रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री रिसीव फॉर फ्री, सही है। ट्रांसफर पेमेंट वो है जो फ्री में रिसिप्ट हो रही है। दे कंसीडर द रेमिडीज गिफ्ट एंड ग्रांट्स, ये भी सही है। दे कुड गिवन बाय द गवर्नमेंट बाय द प्राइवेट सिटीजन लिविंग अब्रॉड, सही है। तो रेमिडीज़ दूसरी इसमें याद कर लो। रेमिडीज़ क्या होती हैं? जो बाहर से पैसा हमारे इंडिया में आता है। सबसे ज़्यादा पहला पैसा केरला में आता है और इंडिया रेमिडीज़ के अंदर शायद नंबर 2 पे है। ठीक है, 1 पे भी है, ये ज़रा देखना पड़ेगा। शायद इंडेक्स के अकॉर्डिंग मुझे नंबर 1 पे याद है। शायद इससे पहले कुछ एक कंट्री और आ गई। तो 1 पे आप 1 याद रखो उसको, आप देख लेना एक बार। तो आंसर क्या है इसका? फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों आंसर हैं, डी आंसर है इसके। 16 पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द न्यू सीरीज ऑफ द नेशनल इनकम वाज स्टार्टेड इन 2015 विद द न्यू बेस ईयर 2013-14। ये तो नेशनल इनकम वाज स्टार्टेड इन 2015 विद द न्यू बेस ईयर 2013-14।
13 एंड 14 ये गलत है। जो नई बेस जो अब क्या बना है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का बच्चों, वो है 2011 से लेके 12, 2011 एंड 12 का। तो फर्स्ट हमारा हो गया गलत। सेकंड है इन इट इज़ रिविजन इन जनवरी 2015 द CSO रिप्लेस GDP एट फैक्टर कोस्ट विद GDP एज अ बेस प्राइस। ये सही है, फैक्टर कोस्ट रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अगर आप फॉर्मूला देखो क्या होता है NNP, पहले बताओ NNP क्या होता है। NNP क्या होता है, GNP में से डिप्रिसिएशन माइनस कर दो आप। भाई GNP जो पैसा सारे इकट्ठा जितना भी होता है इंडिया से बाहर से, उसे कहते हैं GNP कहते हैं। GNP में से आप डिप्रिसिएशन माइनस कर दो, उसे कहते हैं NNP। ठीक है, अब NNP हम फैक्टर कोस्ट निकालते हैं। NNP एट फैक्टर कोस्ट इज इक्वल टू नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को ही बोलते हैं हम NNP एट फैक्टर कोस्ट, विच इज़ इक्वल टू एन मतलब नेशनल इनकम इज इक्वल टू, नेशनल इनकम मतलब NNP एट फैक्टर कोस्ट इज इक्वल टू NNP एट मार्केट प्राइस। NNP एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, प्लस सब्सिडीज, इसे कहते हैं। ठीक, तो यहाँ तक आप समझ में आ गया को, तो इसके साथ सेकंड हमारा सही है। देखो 16 और 17 क्वेश्चन दोनों सही हैं, तो उसका आंसर ओनली 1 होगा और सॉरी ओनली 2 होगा। तो 18 पे क्वेश्चन में चलते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ द इंडिया इज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट अदर दैन द लैंडिंग टू गवर्नमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ द RBI। RBI के नियम कौन कौन से फंक्शन है। इट इंट्रोड्यूस अपग्रेड एंड द सेफ एंड एफिशिएंट मोड्स ऑफ पेमेंट सिस्टम इन कंट्रीज टू मीट रिक्वायरमेंट ऑफ द पब्लिक। हाँ सही है। इट मैनेज द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये भी सही है। टू परफॉर्म द वाइड रेंज ऑफ द प्रमोशन फंक्शन एंड सपोर्ट नेशनल ऑब्जेक्ट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, बचपन से पढ़ते आ रहे हो जब तुम छोटे थे। 18वें का आंसर होगा 1 2 3, तीनों आंसर होंगे। ठीक है डी। अच्छा 19वां क्वेश्चन करो, ये अच्छा क्वेश्चन है। 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी कॉन्टेक्स्ट में देखो, हमें इन्फ्लेशन कम करना है। इन्फ्लेशन कम करना है तो हमारा CRR ये क्या इंक्रीज़ होना चाहिए डिक्रीज़ होना चाहिए। पहले बात तो CRR क्या है, कैश रिजर्व रेशो। देखो कैश रिजर्व रेशो है क्या कि भाई मान लिया कि भाई कैश रिजर्व रेशो क्या है, बैंक शुड कीप सम मनी इन फॉर्म ऑफ कैश विद द RBI। समझ रहे हो। अब बैंक के पास देखो महंगाई कब बढ़ती है, जब बैंक पे बहुत ज़्यादा पैसा है। बैंक पे बहुत सारा पैसा है और वो लैंडिंग करे जा रहे हैं, दे जा रहे हैं, दे जा रहे हैं, कभी कुछ, तो लोगों पे आ गया पैसा। जब लोगों पे आ गया पैसा, उनकी हो गई भाई, उन्हें खरीदने की पड़ गई आदत। जब खरीदने की पड़ गई आदत तो बन गया इन्फ्लेशन। एक पर्सपेक्टिव ये भी है। अब होगा क्या, अब RBI क्या करेगी भाई, ऐसा है कि लोगों की परचेजिंग पावर कर दो कम। परचेजिंग पावर कम होगी कब, जब बैंक लैंडिंग देना कम करेगा। तो इसीलिए बैंक से कहो कि भाई CRR बढ़ा दो। पहले वो बैंक के पास 100 रुपये थे तो 50 रुपये बैंक के पास सकते थे, RBI के पास सकता था बैंक कैश रिजर्व के फॉर्म में। अब क्या आएगा कि भाई अब RBI ने बोला कि बैंक से कि अब 50 रुपये नहीं, अब 60 रुपये रखो। अब 60 रुपये जब रखेगा तो 40 रुपये जो होंगे वही तो लैंड कर पाएगा। इसीलिए कहते हैं कि जब हम इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तो इन्फ्लेशन कम करने के लिए CRR को बढ़ा देते हैं। सेम केस SLR के अंदर है। अब CRR क्या होता है कि कैश के फॉर्म में होता है, और SLR क्या होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में होता है। ये पेपर्स के फॉर्म में होता है, इसमें कैश रिजर्व की नहीं है। तो कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जिन्हें बेच के पैसा आ सकता है, उन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बैंक RBI के साथ में रख देता है। जी ये लो मैंने इसको रख दिया है, ठीक है। तो अब वो बढ़ा देते हैं। जब वो बढ़ा देंगे तो ऑटोमेटिकली बैंक के पास पैसा कम हो जाएगा। बैंक के पास पैसा कम हो जाएगा तो आगे लैंडिंग कम करेंगे। आगे लैंडिंग कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, लोगों का पैसा कम हो जाएगा तो खर्चा करने की पावर। तीसरा है रिड्यूसिंग रिवर्स रेपो रेट। रिड्यूसिंग रिवर्स रेपो रेट भी हमारे पास सही है। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, हमारे पास जब RBI बोरो करती है फ्रॉम मार्केट से, तो जो एब्जॉर्व कर लेती है एक्सेस इन द लिक्विडिटी, ये भी हमारे पास सही है, इंक्रीज कर देते हैं हमारे पास। तो 19 का आंसर कितना हो गया, अगर आप देखो तो 19 का आंसर 1 2 3 तीनों आंसर हो गए। ठीक है, याद भी कर लो, सिंपल सी बात है। तो आंसर हो गया इसका डी। तो उसका आंसर कितना हो गया, सॉरी 1 2 3 तीनों आंसर हो गया, तो आंसर हो गया इसका बी। तो 19 का आंसर हो गया बी। 20 पे चलते हैं। क्वालिफाइड फॉरेनर इन्वेस्टर्स। क्वालिफाइड फॉरेनर इन्वेस्टर्स क्या होते हैं। क्वालिफाइड फॉरेनर इन्वेस्टर्स वो एक कैटेगरी होती है फॉरेनर्स पोर्टफोलियो की, इन्वेस्टर्स की। ये एक तरह के फॉरेनर इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, ग्रुप भी हो सकते हैं, एसोसिएशन भी हो सकते हैं, और रेसिडेंट भी हो सकते हैं। पर लेकिन क्या होता है कि बाहर के लोगों को जो ऐसा नहीं है कि इंडिया में कोई भी इन्वेस्टमेंट कर दें, तो रिस्ट्रिक्ट टू दोज फ्रॉम अ कंट्री दैट इज़ अ मेंबर ऑफ द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF, और द कंट्री दैट इज़ अ मेंबर ऑफ द ग्रुप ऑफ विच ऑफ द
मेंबर ऑफ द FAT, जो FAT के मेंबर हैं वो, या उस ग्रुप के मेंबर हैं वो, या वो कंट्रीज़, उसे हम QFA कैटेगरी में रखते हैं। पहली बात तो दे आर अलाउड टू इन्वेस्ट इन सेगमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट। यस, क्या कर सकते हैं, किस किस में, म्यूचुअल फंड में, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में कर सकते हैं, कमर्शियल पेपर्स में कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हैं। तो उसका आंसर हो गया 1 2 3, आंसर इसका डी। ठीक है, तो उसका आंसर हो गया डी। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।